डबल डोज 1 और 11 आपके साथ मैं नेहा वासी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंठार। और मीनाक्षी, हर रोज की तरह आज भी बुलेटिन की शुरुआत इसी खबर के साथ कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना की तरह आज फिर कोरोना के बढ़ते मामलों पर देश भर से आपको अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच आज एक और बड़ी खबर चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर है, क्योंकि ओडिशा और बंगाल में कहर बरपा रहा है तूफान। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तूफान प्रभावित इलाकों से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बुलेटिन में आपके सामने। साथ ही बात होगी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की, जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। बताएंगे क्यों पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। झारखंड में आज से शराब की बिक्री शुरू हो गई है। आपको हम ये दिखाएंगे इस फैसले से कैसे लोगों में खुशी है। मुंबई में किस तरीके से मर्सिडीज ने बैरिकेड में भीषण टक्कर मारी और वहां से ड्राइवर फरार हो गया। पूरी खबर आपको दिखाएंगे डिटेल्स के साथ। बाबा बद्रीनाथ के दरबार भी हम आपको ले चलेंगे, जहां पर कोरोना संकट की वजह से सन्नाटा है। वहां से तस्वीरें होंगी, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं इस वक्त की 100 खबरों के साथ। आज दोपहर देश के पूर्वी तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ तेज बारिश का अनुमान। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में सुबह से तेज बारिश, तेज हवाएं चलने से दहशत का माहौल। ओडिशा के तटीय इलाकों से करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। केंद्रपाड़ा और बालासोर जिलों में तूफान के ज्यादा असर का अंदेशा। पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने की तैयारियां जोरों पर। सीएम ममता बनर्जी ने किया कोलकाता के कंट्रोल रूम का दौरा। ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर कोस्ट गार्ड के 2 जहाज और नावें तैनात। तूफान की दिशा और गति की करेंगे निगरानी। पश्चिम बंगाल के दीघा के पास समुद्र तट से तूफान के टकराने का अनुमान। समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। दीघा में खाली कराया गया समुद्र तट, लोगों को लाउड स्पीकर से किया जा रहा है सतर्क। पश्चिम बंगाल में कल से ही सुनाई देने लगी अम्फान की दस्तक। उत्तरी 24 परगना समेत कई जिलों में भारी बारिश। बंगाल में कोरोना की दहशत के चलते तटीय इलाके खाली कराने में मुश्किल। मिदनापुर के लोगों ने किया गांव छोड़ने से इनकार। अम्फान के खतरे को देखते हुए हावड़ा में रेलवे ने कसी कमर। यार्ड में ट्रेन की बोगियों को चेन से बांधा गया। हालात से निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 41 टीम तैनात, 60 टीम रिजर्व में रखी गई। एनडीआरएफ के मुताबिक बेहद खतरनाक हो सकता है तूफान। मौसम विभाग ने अम्फान को बताया सुपर साइक्लोन। पश्चिम बंगाल में तूफान के असर से बिजली और पानी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका। मरम्मत के लिए कई टीम बनाई गई। आंध्र प्रदेश में भी तूफान का खतरा, तटीय इलाकों को अलर्ट पर रहने का निर्देश। बांग्लादेश में भी कहर ढा सकता है अम्फान। समुद्र में 10 फीट तक ऊंची लहरें उठने का अंदेशा। देश भर में कोरोना मामलों की संख्या 1,06,000 से ज्यादा। अब तक 3,303 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 37,000 केसेस। पिछले 24 घंटे में करीब 2,000 मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 76 कोरोना पीड़ितों की मौत। सिर्फ मुंबई में 43 ने तोड़ा दम। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,400 से ज्यादा मरीज बढ़े। अब तक 22,700 से ज्यादा मामले। मुंबई के कोरोना अस्पताल में मरीजों को दी जा रही है लाफ्टर थेरेपी। अंताक्षरी समेत कई खेल से मरीजों का बहलाया जा रहा है मन। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले 12,000 के पार। अब तक 719 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 395 नए मामले। कोरोना से 25 लोगों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में मरीजों की तादाद 8,900 के पार। 24 घंटे में 262 नए मामले। दिल्ली पुलिस में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 201 तक पहुंचा। अब तक 79 पुलिसकर्मी स्वस्थ, 1 की मौत। दिल्ली में सीआरपीएफ का एक जवान संक्रमित। सीआरपीएफ में कोरोना के अब तक 295 मामले, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ कोरोना मामलों का सबसे बड़ा उछाल। मंगलवार को 323 नए मरीज सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4,900 से ज्यादा मामले, 123 मरीजों की मौत। दिल्ली सटे नोएडा में मरीजों की संख्या 207। मंगलवार को 3 नए मामले। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 229 नए मरीज। कुल मामलों की संख्या 5,000 के पार। एमपी में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 6 की मौत। राज्य में मृतकों की कुल संख्या 258। मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा 2,600 से ज्यादा मामले। अब तक 103 लोगों की मौत। भोपाल में कोरोना के 1,046 मामले, 39 की मौत। उज्जैन में अब तक 362 केस।
कोरोना संकट के बीच इंदौर के लिए अच्छी खबर, शहरी विकास मंत्रालय की रेटिंग में 5 स्टार सिटी का दर्जा। इंदौर में लॉकडाउन के बीच पुलिस पर पथराव, रावजी बाजार में जुलूस भी निकाला। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस की कार्रवाई पर भड़की भीड़, पथराव के मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर। कोलकाता में कई पुलिस कांस्टेबल्स ने मिलकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर किया हमला, एक सब इंस्पेक्टर के पॉजिटिव मिलने के बाद बैरक सैनिटाइज नहीं करने का विरोध। बसों को लेकर यूपी में खींचतान जारी, प्रियंका गांधी की निजी सचिव ने फिर लिखा पत्र। चिट्ठी में लिखा 19 मई की सुबह से बस लेकर खड़े हैं, 20 मई की शाम 4 बजे तक करेंगे मंजूरी का इंतजार। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने लिखा नोएडा गाजियाबाद की तरफ से जाने पर रोका गया, पत्र का नहीं मिला कोई जवाब। भरतपुर से भी यूपी बॉर्डर में कांग्रेस की बसों को मंजूरी नहीं, पैदल जाने को मजबूर हैं प्रवासी मजदूर। यूपी में मजदूरों के नाम पर बस की सियासत ने पकड़ी रफ्तार, आगरा में राजस्थान बॉर्डर के पास कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक विवेक बंसल पकड़े गए। दोनों नेताओं पर शांति भंग करने और बसों की गलत जानकारी देने का आरोप, आधा दर्जन और कांग्रेसियों पर एफआईआर। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आगरा में देर रात चलता रहा ड्रामा, पुलिस लाइन में कांग्रेसियों का घेराव। बसों को यूपी में एंट्री देने की मांग पर राजस्थान यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस नेताओं का धरना, लेकिन पुलिस को नहीं जमा कराए कागजात। बीजेपी की सरकार सत्ता के अहंकार में डूबी है। सवेरे से मुख्यमंत्री मंत्री भाषण दे रहे हैं कि हम अनुमति दे रहे हैं, अनुमति कहां है? कांग्रेस कार्यकर्ता 100 बसें लेकर नोएडा पहुंचे, पुलिस पर लगाया बसें मजदूरों तक नहीं पहुंचने का आरोप। गाजियाबाद बॉर्डर पर खड़ी है कांग्रेस की भेजी बसें, नहीं मिली यूपी में एंट्री की इजाजत। कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया सियासत करने का आरोप, पूरी प्रक्रिया के पालन के बाद ही किया जाएगा बसों का इस्तेमाल। कांग्रेस की ओर से दी गई 1049 बसों की लिस्ट में 879 बसें जांच में सही पाई गई, बाकी नंबर ऑटो, बाइक और कार के। राजस्थान में फंसे बिहार के मजदूर गहलोत सरकार से नाराज, बसों की राजनीति के चलते यूपी के मजदूरों की ज्यादा पूछ परख का आरोप। मंदसौर में शहर काजी समेत परिवार के 4 लोगों में कोरोना संक्रमण, संपर्क में आने वालों की तलाश। भोपाल में 6 साल की बच्ची ने कोरोना वॉरियर्स को दी अनोखी सलामी, पीएम मोदी के साथ डॉक्टर नर्सेस की तस्वीर वाली पतंग उड़ाई। उत्तराखंड में बाहर से पहुंच रहे लोगों से प्रशासन परेशान, 80% कोरोना मरीज मुंबई और गुरुग्राम से आने वाले। हरियाणा से यूपी के सीतापुर के लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल निकला मजदूर परिवार, भूख प्यास से बेहाल बच्चों को लोगों ने दी मदद। राजसमंद में लॉकडाउन के दौरान परेशान आदिवासी परिवारों की पुलिस ने की मदद, राशन और दवाएं पहुंचाई। गुरुग्राम में किराए के लिए मकान मालिक के दबाव से परेशान एक शख्स ने की आत्महत्या, लॉकडाउन में कामकाज बंद होने की वजह से पैसों की थी तंगी। लखीमपुर खीरी में ट्रक के जरिए सैकड़ों श्रमिक पहुंचे घर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से किया 1800 किलोमीटर का सफर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही पिकअप गाड़ी पलटी, बच्चों और महिलाओं समेत 12 लोग घायल। कानपुर में प्रवासी मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, 8 मजदूर जख्मी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करना पड़ा महंगा, आरोपियों को पुलिस ने घुटनों के बैल शहर में घुमाया, पुलिस वैन से ऐलान कर सुनाई सजा। कोच्चि में विशेष विमान के जरिए सऊदी अरब के दमम से लौटे भारतीय, कोरोना संकट के चलते वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापसी। हैदराबाद में बहरेन से पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान, 175 भारतीयों की वतन वापसी। गोवा के पंजिम एयरपोर्ट पर इटली में फंसे भारतीयों के स्वदेश में स्वागत की तैयारी, 2 विमानों से लौटेंगे करीब 300 लोग। लुधियाना में थाना प्रभारी ने दी कोरोना को मात, संक्रमण के बाद 20 दिन क्वारंटीन में रहकर ड्यूटी पर लौटा। लॉकडाउन में सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन का किया हेयर कट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मैनपुरी में बेकाबू ट्रक ने मजदूर की बच्ची को रौंदा, हरियाणा से पैदल आ रहा था परिवार। मजदूरों से पैसे लेकर नदी के रास्ते हरियाणा से सहारनपुर भेजने के 3 आरोपी गिरफ्तार, घटना का वीडियो वायरल। देवरिया में क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी डॉक्टर के साथ मकान मालिक ने की मारपीट, मकान खाली करने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग में युवक की मौत के बाद कोरोना की दहशत के चलते परिजनों का शव लेने से इनकार, पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। बिहार के शिवहर में कैंसर के मरीज ने जीती कोरोना से जंग, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर डीएम एसपी ने दी बधाई। 3 महीने में दूसरी बार बढ़ी रियलमी C3 स्मार्टफोन की कीमत, 3GB वेरिएंट खरीदने के लिए खर्च करने होंगे 7,999 रुपए।
लॉकडाउन में बिक्री बढ़ाने के लिए डेवलपर्स ने दी डिस्काउंट्स। एस ग्रुप ने किया लोन फ्री पे ऑन पोजेशन प्लान का ऐलान। महिंद्रा ने कोरोना काल में गाड़ियां बेचने के लिए अपनाया नायाब नुस्खा। 2020 में खरीदो और 2021 में चुकाओ स्कीम को किया लॉन्च। BSNL ने ग्राहकों को दिया शानदार तोहफा। 31 मई तक हर कॉल पर कैशबैक की स्कीम लॉन्च। मई में टाटा टियागो, टिगोर और हैरियर पर 40,000 रुपए तक के बेनिफिट्स। कोविड-19 वॉरियर्स के लिए 45,000 रुपए तक का स्पेशल ऑफर। कोविड-19 के बीच तेजी से फैसले लेने के लिए कंपनीज की ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग्स की संख्या में उछाल। समय बचाने में भी मिल रही है मदद। जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट ने किया विशाल मेगा मार्ट के साथ करार। 26 शहरों में होगी डिलीवरी। कुछ और शहरों में पहुंचा उबर और ओला। दिल्ली, मसूर, सोनीपत, फरीदाबाद जैसे रेड जोन वाले शहरों में भी शुरुआत। खुल रहा है रिलायंस का सबसे बड़ा राइट्स इश्यू। 3 जून तक निवेश कर सकते हैं निवेशक। दुनिया भर में कोरोना से 3,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 49,89,000 से ज्यादा केस। अमेरिका में कोरोना से 93,000 लोगों की जा चुकी है जान। अब तक 15,70,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। न्यूयॉर्क में अब भी जारी है कोरोना का कहर। मेयर ने दिए संकेत, मध्य जून में दी जा सकती है पाबंदियों में ढील। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है न्यूयॉर्क। 1 मार्च से 1 मई के बीच 4 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन। पिछले 1 हफ्ते से मलेरिया की दवा ले रहे हैं ट्रंप। का कोरोना से बचने के लिए उठाए एहतियाती कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर WHO पर साधा निशाना। कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है निराश। न्यू जर्सी में सरकार के आदेशों के बावजूद खुला एक जिम। लोगों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना संकट के बीच अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री ने पकड़ी रफ्तार। कार फैक्ट्री में शुरू हुआ कामकाज। फ्रांस में घट रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 131 की गई जान। सामने आए 2000 नए मामले। फ्रांस में मास्क लगाकर स्कूल जा रहे हैं छात्र। क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। इंग्लैंड में कोविड कुत्तों पर चल रहा है रिसर्च। कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की हो रही है कोशिश। ब्रिटेन में ऐप के जरिए हो रही है कोरोना टेस्ट की बुकिंग। अपॉइंटमेंट लेकर बड़े आराम से टेस्टिंग सेंटर पहुंच रहे हैं लोग। कोरोना संक्रमण के मामले में चौथा देश बना ब्राजील। 2,71,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 बीमारी के मरीज। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने दुनिया को दिलाया भरोसा। कहा सब मिलकर लड़ें तो जल्द खत्म हो जाएगा कोरोना संकट। जर्मनी ने शुरू की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। ग्रीस पहुंचा लुफ्तांसा का विमान। एथेंस में मुसाफिरों की हुई स्क्रीनिंग। एक अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने किया कोरोना वैक्सीन विकसित करने का दावा। कहा मरीजों में जारी है परीक्षण। पाकिस्तान में 45,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में 1900 से ज्यादा नए मामले। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में सरकार के खिलाफ विरोध। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। चिली की राजधानी सैंटियागो में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। भोजन की मांग को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। ब्राजील के साओ पौलो से सामने आई अनूठी तस्वीर। अपनी छत से लोगों को आउटडोर जिम की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिम इंस्ट्रक्टर्स। अमेरिकी जेल में तेजी से सेंध लगा रहा है कोरोना। एक अनुमान के मुताबिक करीब 17,000 कैदी वायरस की चपेट में। मीनाक्षी, आज सबसे पहले बात सुपर तूफान अम्फान की करेंगे। तेजी से ये तूफान ओडिशा और बंगाल के तटों की ओर बढ़ रहा है और इसका जिक्र इस वक्त बेहद जरूरी है। 21 साल बाद फिर तूफान से तबाही का खतरा है। अम्फान का पहला प्रहार पारादीप पर होगा, जहां अभी से तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। समंदर में लहरें शोर मचा रही हैं। शोर मचाती गरजती समंदर की लहरें तटों को तोड़ने पर आमादा। आसमान को छूने के लिए बेताब। समंदर की ये लहरें अब डरा रही हैं। सुपर तूफान अम्फान का आगाज बता रही हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा अम्फान तूफान तेजी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट की ओर बढ़ रहा है। दोपहर तक तटों से इसके आने के आसार हैं। जैसे जैसे सुपर तूफान किनारे की ओर बढ़ रहा है और भी खतरनाक होता जा रहा है। सुबह 7:05 पर जारी मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक करीब 100 किलोमीटर दूर तूफान के केंद्र में 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, जो आगे बढ़ने के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। तूफान सबसे पहले ओडिशा के पारादीप से टकराएगा।
पारादीप में तूफान की आहट दिखने लगी। यहाँ तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। समंदर की लहरें शोर मचाते हुए तटों से टकरा रही हैं। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में सन्नाटा पसरा है। लोगों को लगातार सावधान रहने की हिदायतें दी जा रही हैं। लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। 14 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। ये तूफान पश्चिम बंगाल के दीघा तट पर करीब 185 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा। समुद्र जिस तरह से उफान पर है, लगातार 8 से 10 फुट ऊंची लहरें हैं। इस समय जो 1 किलोमीटर तक का सफर होता है, जो दीघा के समुद्री तट का इलाका होता है, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। समुद्र की लहरें ऊपर तक आ चुकी हैं और सड़क पर आकर अपना दबदबा पेश कर रही हैं। अगर मैं ये कहूं कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है और लगातार एक और जहां बारिश हो रही है, वहां ये लहरें बता रही हैं कि समुद्र में किस गति से इस समय वेग उठ रहा है और किस गति से ये लहरें आगे बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा और असम के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है और हमारी उम्मीद है कि 20th को आफ्टरनून और इवनिंग टाइम पे ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को दीघा और हतिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के पास पार करेगा। और इस वक्त जो विंड स्पीड होगा वो है 155 to 165 एंड गॉस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर। 21 साल पहले 1999 में ओडिशा के पारादीप तट पर सुपर साइक्लोन टकराया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। इस बार फिर खतरा बढ़ा है। लोग सहमे हुए हैं। उन दिनों को याद कर बस यही दुआ कर रहे हैं, तबाही उस कदर न हो। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। शहर शहर से प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। दिल्ली की सड़क पर ऐसे मजदूरों की कतार है जो पैदल ही अपने घर निकल पड़े। और मजदूर हो या फिर प्रवासी छात्र, लॉकडाउन ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली की सड़कों पर क्या हाल रहा, देखिए। सिर पर गठरी लिए मजदूरों का ये काफिला हरियाणा से सीतापुर जा रहा है। मजदूरों के इस जत्थे में पुरुष हैं तो महिलाएं और बच्चे भी हरियाणा में दिहाड़ी करते थे। काम बंद होने के बावजूद करीब 1.5 महीने किसी तरह वहां जमे रहे, लेकिन जब गुजारा मुश्किल हुआ तो पैदल निकल पड़े सीतापुर की तरफ। पिछले 3 दिन से ये लोग यूं ही सड़क नापते जा रहे हैं। अंजू जी, कहाँ से पैदल आ रही हैं आप लोग? हरियाणा से। हरियाणा कहाँ से? तो इतनी पैदल आ रही, कहाँ जा रही हैं आप लोग? घर जा रहे हैं। घर कहाँ पे है आपका? सीतापुर। मजदूर हो या प्रवासी छात्र, लॉकडाउन ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हमें प्रवासी मजदूरों और छात्रों का एक जत्था मिल गया जो अपने पैसे से बसों से बिहार कूच करने को तैयार था। छात्रों का कहना है कि घर से पैसे मंगवाकर उन्हें 5,000 में बस का टिकट लेना पड़ा, क्योंकि ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था। बिहार जाने की बुकिंग की है, 5,000 रुपया देना पड़ता है। हाँ सर, किशनगंज जाने के लिए खाने का पैसा नहीं है, तो क्या करें, मजबूर से घर से मंगाना पड़ा पैसे और वही लेके जा रहे हैं। दिल्ली में ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, जब से यही है, और उसके पहले 2 महीने रह रहे थे हम। तो अब लास्ट में देखा अब कोई चारा नहीं है, तो इसलिए घर से पैसे वैसे मंगाया और यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, तो हम लोग के पास तो लगभग 54 डेज हो गया, तो जितना भी पैसा था सब खत्म हो गया। उसके बाद ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था वो भी कर चुका हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, इसलिए फिर घर से पैसा मंगा के जाना पड़ा। 8,000 9,000 आदमी लाइन पे है सर, उसमें कैसे हो जाएगा? आदमी बहुत परेशान है, इसलिए अपने अपने घर से पैसे मंगा के अब गाँव जा रहे हैं सर। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अब जो है किसी तरह घर से इन्होंने पैसे मंगाए और अब ये अपने घर जा रहे हैं। ये बसेज हैं, देखिए तमाम जो बसेज हैं खड़ी हैं, ये कुछ ही देरी में यहाँ से चलेंगी और उसके बाद ये जो बसेज हैं ये जो लोग जहाँ जाना चाहते हैं, कई लोग बिहार जाना चाहते हैं, कई उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर फिलहाल देखी जा रही है। कैमरा आलोक दास के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। एक 15 साल की बच्ची कितनी दूर तक साइकिल चला सकती है? आप कहेंगे 10 किलोमीटर, 12, लेकिन इससे भी ज्यादा इस लड़की ने साइकिल चलाई है।
ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप इस बच्ची की हिम्मत को सलाम करेंगे। 1200 किलोमीटर तक साइकिल चलाती रही अपने बीमार बेरोजगार पिता को लिए। सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल। इन नन्हे पांवों ने अरमानों और आशाओं की लंबी मंजिल तय कर ली है। 15 साल की ज्योति ने अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाया, गुरुग्राम से निकली। रास्ते सड़क किनारे कटे, लेकिन हौसला इतना बड़ा था कि 7 दिन में गुरुग्राम से दरभंगा पहुंच गई। गुरुग्राम में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। ज्योति के पिता मोहन पासवान गुड़गांव में रिक्शा चलाते थे। एक हादसे में चोटिल हो गए थे, लेकिन पेट की मजबूरी ऐसी कि जैसे तैसे रिक्शा चला रहे थे, नहीं चला पाए। इस बीच कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ तो रिक्शा बंद। मालिक पैसे की मांग करने लगा। जहां खाने के लाले हों वहां रिक्शे का किराया कहां से दें। ऐसे में घर आने की मजबूरी थी। लेकिन गुरुग्राम से दरभंगा की दूरी करीब 1200 किलोमीटर। इतना लंबा सफर कैसे तय होगा? मोहन पासवान की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन बेटी ने उसमें उम्मीदों की ज्योति जला दी। खुद साइकिल चलाने लगी। पिता को बिठाया तो पहुंच गई अपने घर दरभंगा जिले के अपने गांव। फिर भी मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे? तो बोला जितने पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे, लोगों की भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों मजदूर पैदल और साइकिल से अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। सिस्टम के तमाम दावे मजदूरों की जरूरतों के सामने बेदम हुए जा रहे हैं। आखिर क्यों? अपने घर पहुंच चुकी ज्योति का बचपन भी बस यही सवाल कर रहा है। प्रहलाद कुमार, दरभंगा, आज तक। कभी जिन हाथों ने सर पर भागने के लिए हाईवे बनाए थे, आज उन्हीं हाईवे पर पैदल तो कभी सामान की तरह ट्रक में ये मजदूर चले जा रहे हैं। लॉकडाउन में काम धंधा छूट गया है तो मजदूरों के सामने अपने गांव जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। सरकारें मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने की बात तो कह रही हैं, लेकिन फिर भी पलायन का दर्द खत्म नहीं हो रहा। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन जान बचाने के लिए मजदूर जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूक रहे। घर पहुंचने की ललक में प्रवासी मजदूर खुले ट्रक में इस तरह बैठकर सफर करने से भी बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीर कानपुर से फतेहपुर के बीच की है। ये सभी मजदूर बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले हैं। ज्यादातर दिल्ली के ओखला में राजमिस्त्री और मजदूरी का काम करते थे, पर अब न काम है और न ही पैसा। इस ट्रक में कम से कम 200 बंगाली प्रवासी मजदूर हैं। दिल्ली से ट्रक में भर कर ले जा रहे हैं। हमको कुत्ते की तरह मरना पड़ेगा यहाँ पे। एक कुत्ते की तरह तो हमको भागना पड़ता है। रोड में जाता है तो पुलिस वाला भगाते हैं। 2 दिन में हम लोग 4-5 घंटा जंगल में रहा है, कोई रात नहीं मिल रहा है। पुलिस वाला जहाँ भी देख रहा है वही से भगा रहे हैं। ऐसे भूखे मरेंगे तो डर करके करेंगे क्या? जैसे भूखे मर रहा हूँ तो डर करके करेंगे। भूख अगर पेट भरा रहेगा तो डर नहीं है हमारा। घर जाएंगे कोई टेंशन नहीं है हमारा, घर में जाके मरेंगे। मजदूरों की बेबसी की तस्वीर पूरे देश से आ रही है। झांसी स्टेशन में जब श्रमिक एक्सप्रेस रुकी तो भूखे मजदूर प्लेटफॉर्म पर बिस्किट और चिप्स के पैकेट पर टूट पड़े। ये एक नजर में अपराध हो सकता है, लेकिन जरा मजदूरों के हाल को भी समझना होगा। ऐसी दर्द भरी दास्तान इन दिनों बिखरी पड़ी है। मजदूरों की बेबसी का दृश्य रोंगटे खड़े कर रहा है। दूर दराज के इलाकों की बात छोड़िए, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर भी गरीब और मजबूर मजदूर देखे जा सकते हैं। ये दिल्ली के पंचकुइया रोड की तस्वीर है। सुबह सुबह बड़ी तादाद में बिहार और दूसरे राज्यों के मजदूर सड़कों पर उतर आए।
देखिए कितने ज्यादा जो माइग्रेंट लेबर्स है यहाँ से अभी तक पंचकुला रोड पर थी, अब यहाँ से आगे कूच करते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, और आप देख सकते हैं। बताइए क्या दिक्कत हो रही है? सर हम लोग को गाँव जाने के लिए बोला था, ट्रेन चालू है, मगर ट्रेन वहाँ जा रहा था, वहाँ जाने नहीं दे रहा हमें। मजदूरों का दर्द है कि उनकी जो भी पूंजी थी वो खत्म हो चुकी है, खाने को पैसे नहीं है। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन इनके लिए चलाई गई है, लेकिन हजारों मजदूरों का नंबर ही नहीं आ रहा। कानपुर से आशुतोष मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। देश भर में कोरोना मामलों की संख्या 1,06,000 से ज्यादा, अब तक 3,303 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 37,000 से ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में करीब 2,000 मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 76 कोरोना पीड़ितों की मौत, सिर्फ मुंबई में 43 ने तोड़ा दम। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले 12,000 के पार, अब तक कुल 719 मरीजों की मौत। मुंबई के कोरोना अस्पताल में मरीजों को दी जा रही है लाफ्टर थेरेपी, अंताक्षरी समेत कई खेलों से मरीज बहला रहे हैं मन। गौतम बुद्ध नगर के लिए लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस जारी, 4 पहिया वाहन में 2 लोगों को चलने की इजाजत। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की इजाजत, तय समय में खोले जाएंगे पार्क और इवेंट की तर्ज पर खुलेंगे बाजार। इंदौर में लॉकडाउन के बीच पुलिस का पथराव, रावजी बाजार में जुलूस निकाला। भोपाल में 6 साल की बच्ची ने कोरोना वॉरियर्स को दी अनोखी सलामी, पीएम मोदी के साथ डॉक्टर्स नर्सेज की तस्वीरों वाली पतंगे उड़ाई। गुरुग्राम में किराए के लिए मकान मालिक के दबाव से परेशान एक शख्स ने की खुदकुशी, कामकाज बंद होने की वजह से पैसों की थी तंगी। लखीमपुर खीरी में ट्रक के जरिए सैकड़ों श्रमिक पहुंचे घर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से किया 1800 किलोमीटर का सफर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही पिकअप गाड़ी पलटी, बच्चों महिलाओं समेत 12 लोग घायल। कानपुर में प्रवासी मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, 8 मजदूर जख्मी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करना पड़ा महंगा, आरोपियों को पुलिस ने घुटनों के बल शहर में घुमाया। कोच्चि में विशेष विमान से सऊदी अरब से लौटे भारतीय, कोरोना संकट की वजह से वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापसी। मैनपुरी में बेकाबू ट्रक ने मजदूर की बच्ची को रौंदा, हरियाणा से पैदल आ रहा था पूरा परिवार। हैदराबाद में बहरीन से पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान, 175 भारतीयों की वतन वापसी। गोवा के पणजी एयरपोर्ट पर इटली में फंसे भारतीयों के स्वदेश में स्वागत की तैयारी, 2 विमानों से लौटेंगे करीब 300 लोग। बिहार के शिवहर में कैंसर के मरीज ने जीती कोरोना से जंग, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर डीएम एसपी ने दी बधाई। लॉकडाउन में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन का सचिन ने किया है कट, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। आज देश के पूर्वी तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान, तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में सुबह से तेज बारिश, तेज हवाएं चलने से दहशत का माहौल। ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर कोस्ट गार्ड के 2 जहाज और नाव तैनात, तूफान की दिशा और गति की निगरानी। पश्चिम बंगाल के दीघा के पास समुद्र तट से तूफान के टकराने का अनुमान, समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। दीघा में खाली कराया गया समुद्र तट, लोगों को लाउड स्पीकर से किया जा रहा है सतर्क। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर मीनाक्षी प्रवासी मजदूरों पर बस वाली राजनीति आज भी जारी है। यूपी सरकार ने कांग्रेस की बसों को सीमा पर ही रोक दिया। प्रियंका गांधी की निजी सचिव ने एक और चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने कहा कि आज शाम 4 बजे तक योगी सरकार की सहमति का इंतजार किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए बसों के इंतजाम पर राजनीति लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता बसों के साथ सीमा पर फिर मुस्तैद हो गए हैं, तो योगी सरकार भी कानून और कागजात के आधार पर सामने खड़ी हो गई है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने आज फिर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को खत लिखा। खत में कहा गया, कांग्रेस कार्यकर्ता 19 मई की सुबह से बस लेकर खड़े हैं। आगरा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने बसों को रोक लिया। नोएडा गाजियाबाद जाने से भी रोका गया। पुलिस ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष से बदतमीजी की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। श्रमिकों की मदद करना हमारा कर्तव्य है।
हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस कार्यकर्ता बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। 20 मई की शाम 4 बजे तक हम बॉर्डर पर रहेंगे। आशा है कि कोई सकारात्मक जवाब आएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार से अपना अहंकार छोड़े। ये जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, यातना सह रहे हैं, हमने 1000 बसें देने के लिए कहा था और आपने स्वीकार किया था। वो बसें पहुंच गई हैं बॉर्डर पे। आपको लगता है कि इसमें सिर्फ 889 बसें ठीक है, आप ले लो 889। हम फिर दावा दोहरा रहे हैं कि हमारी सारी बसें 1049 जो हमने दी हैं वो अच्छी हालत में है, ठीक है। ये कांग्रेस की अपनी बसें नहीं हैं, ये राजस्थान सरकार की बसें हैं। आज राजस्थान सरकार बसें दे रही है। इसके पहले कहाँ चली गई थी? जब कोटा से हमको बच्चों को मंगाना था तब तो बस उपलब्ध नहीं कराई थी, तब तो यूपी की बसों ने जाकर उनको लिया था। राजनीति के लिए सरकारी चीज़ों का उपयोग उचित नहीं है। वो जितनी बसें देने की बात कर रही हैं 850, ये 900 से ऊपर ट्रेनें हमारे उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं। 900 से ऊपर ट्रेन, और हमारे पास में 27,000 बसें हम लगा रखे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। जाहिर है यूपी में पैंठ बनाने में लगी प्रियंका गांधी और यूपी की योगी सरकार के बीच ये सियासत आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। योगी सरकार पर कांग्रेस नेताओं में सबसे ज्यादा आक्रामक हमला प्रियंका गांधी ही करती हैं। कांग्रेस ने यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिन वापस लाने की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रियंका गांधी पर छोड़ दी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। सियासत लगातार इन बसों पर चल रही है मीनाक्षी, और कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। प्रियंका गांधी और योगी सरकार एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इस जंग में ये मामला अब पुलिस तक जा पहुंचा है। मजदूर तो घर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन FIR दर्ज हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप लोग पीछे रहिए, आप डिस्टेंस बनाइए। कहां मसला प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का था और कहां बसों को लेकर महाभारत शुरू हो गई। योगी सरकार ने प्रियंका गांधी की तरफ से भेजी गई बसों को यूपी सीमा में घुसने से रोक दिया तो हंगामे और विरोध का नया अध्याय शुरू हो गया। आप लोग लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे हैं। बॉर्डर पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई और मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया। पुलिस ने यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उक्त घटना के संबंध में थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके संबंध में 2 व्यक्ति को, एक अजय सिंह को और विवेक बंसल को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ चल रही है। उन सब के बारे में जो बसों की लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। 24 घंटे से बसों को लेकर राजनीति गर्म है। दरअसल जिन 1000 बसों की लिस्ट कांग्रेस ने यूपी सरकार को सौंपी थी, उनमें से कई के रजिस्ट्रेशन 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और यहां तक कि एम्बुलेंस के नाम पर थे। एक बस का नंबर दिया गया था संख्या UP 83T1006। ये नंबर बजाज कंपनी के एक ऑटो का निकला। RJ14TD1446 नंबर से रजिस्टर्ड गाड़ी को सर्च किया तो ये शेवरले बीट नाम की कार निकली। जब RJ14PD2592 नंबर को सर्च किया गया तो ये नंबर बस की बजाय 3 व्हीलर का निकला। इस लिस्ट में कई वाहन ब्लैक लिस्टेड भी निकले। क्या ये बसें पंजाब और राजस्थान से लेके नहीं आ रहे हैं? क्या ये श्रमिक पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से पैदल या साइकिल करके नहीं आ रहे हैं? क्या कांग्रेस की जिम्मेवारी या प्रियंका वाड्रा की जिम्मेवारी नहीं बनती कि अपने ही मुख्यमंत्रियों को कहा जाए कि आप कोई भी श्रमिक साइकिल या इस रास्ते, पैदल के रास्ते या अन्य कठिनाई के रास्ते से चलेगा तो जिम्मेवारी आपकी होगी, आप बसें वहीं पे लगाओ। बॉर्डर पे ही क्यों और उत्तर प्रदेश में ही क्यों? वहां से वो जो आ रहा है श्रमिक, उसकी हालत आपको नहीं दिख रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रही है आपको? आप वहां पे लगाओ ना। वहां पे लगाते तो आपकी राजनीति नहीं होती, आप पॉलिटिसाइज नहीं करते। आप यहाँ पर भी चिट्ठीबाजी करके पॉलिटिसाइज कर रहे हो। आज हम लोग अगर बसों का पैसा देके उनको भेजना चाहते हैं तो यूपी की सरकार उसको आने नहीं दे रही है और आज आरोप प्रत्यारोप का सवाल ही नहीं है। तो सब लटकाने का और डिले करने की एक कोशिश है।
अगर नीयत साफ होती तो इस हेल्प को स्वीकार करते और सहर्ष इन बसों को उत्तर प्रदेश जाने की इजाजत दी जाती। प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट कर रही हैं, बार बार कह रही हैं कि जितने बसों के कागजात सही हैं, उन्हें मजदूरों को लेकर जाने दिया जाए। आज फिर सीमा पर कांग्रेस कार्यकर्ता बसों के साथ मुस्तैद हैं। जिन मजदूरों के लिए बसें भेजी गईं, वो तो बेहाल परेशान हैं। हाँ, राजनीति जरूर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो बॉर्डर पर बसें सवारी का इंतजार कर रही हैं, वहीं पर अटकी हुई हैं, जबकि प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए जरिया ही नहीं मिल पा रहा है। पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर की अगर बात कर लें तो इस इलाके में रजिस्ट्रेशन कराना है मजदूरों की भारी भीड़ सुबह से ही जमा हो गई। मजदूरों का कहना है कि वो तय वक्त पर आए, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। दिल्ली से दिहाड़ी मजदूरों का अभी भी लगातार पलायन जारी है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि लोग अपने घरों से आएं और उनके लिए रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की जा रही है। यहाँ वेस्ट विनोद नगर में आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है। लोगों की स्क्रीनिंग की बात यहाँ पर कही जा रही है। सुबह से कोई 12 बजे रात से, कोई 2 बजे रात से, कोई 3 बजे रात से लगातार यहाँ पर बैठा हुआ है। लाइन लगा करके ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ सरकार की तरफ से व्यवस्था इनके लिए की गई है, लेकिन किसी भी तरीके से ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस वक्त नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी से फैला है, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इससे संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरीके के मैसेज भी आए हैं और इनको ये कहा गया है कि इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसके बाद इनको बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था इनको दी गई है और क्या बताया जा रहा है, जानकारी किस तरीके की दी जा रही, किस तरीके की जानकारी है यहाँ पर, और आप लोग कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं। सर, हम लोग के पास एक SMS आया था रात को 12:38 में। इस SMS में लिखा हुआ था कि आपको 8 बजे, जैसे कि दिल्ली में 4 जगह का नाम दिया है, एड्रेस दिया है कि 4 जगह आपको कहीं पर भी नजदीक पड़ता वहां जाके पहुंचना होगा और 8 बजे आपका एंट्री होगा उस स्कूल में। एंट्री होने के बाद आपका चेक इन होगा। तो सर, हम लोग यहाँ विद्यालय स्कूल के पास आए हुए हैं। सुबह 5 बजे, हम 5 बजे आए, हमसे पहले भी लोग आए हुए थे सर। वहीं कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अब हम आपको दिल्ली के LNGP अस्पताल ले चलते हैं और इलाज के इंतजामों के बारे में तस्वीर दिखाते हैं। अभी तक आप सब ये सुनते आए हैं कि किस तरीके से कोरोना के जो मरीज होते हैं उनका इलाज होता है, डॉक्टर्स को क्या परेशानियां होती हैं, मरीजों के लिए क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। आज तक पे आज आपको लेके चलते हैं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल, जो पूरा तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यहां पर बनाया गया है, 1500 बेड वाला लोकनायक अस्पताल। आज तक के रिपोर्टर अंकित त्यागी लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाता है। अस्पताल में एंट्री से पहले हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद आज तक के रिपोर्टर अंकित त्यागी को प्रोटेक्टिव गियर किट पहनाया जाता है। हम आपको बता दें कि ये PPE किट नहीं है। जैसे ही आप कोविड अस्पताल में, लोकनायक अस्पताल में जब आप पहुंचेंगे तो ये पहला एरिया है जहां पर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, जहां पर पेशेंट्स का असेसमेंट होता है। तो जो भी पेशेंट आता है उसको इस दीवार के पीछे एक ऐसा रूम बना हुआ है, खुला हुआ है, वहां पर वो जैसे ही बाहर से आएगा तो वहां पे जो PPE पहने लोग हैं वो उसको इधर लेकर जाएंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जिसमें से कुछ डॉक्टर्स PPE किट पहने हुए हैं, बाकी डॉक्टर्स प्रोटेक्टिव गियर, जो ये हमने गाउन पहना है, इस तरह का गाउन पहने हुए हैं। तो जो PPE किट पहने डॉक्टर्स हैं, फिर वो यहां से इस दरवाजे से होते हुए उधर जाएंगे, उसका रेड एरिया में, उसको रेड एरिया बोलते हैं, वहां पर हमारा PPE किट के बिना जाना अलाउड नहीं है। और वो जाके वहां पर उन पेशेंट्स का इनिशियल असेसमेंट, जो शुरुआती उनकी जांच है, वो करते हैं, देखने के लिए कि कितनी सिवियरिटी है, किस तरीके के सिम्टम हैं। और बाकी जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, वो उनकी मदद के लिए होते हैं, वो उनको बताने के लिए कि अब यहाँ से क्या करना है, आगे कैसे
करना है। तो बात करते हैं, समझते हैं कि कितना मुश्किल है ये पूरा प्रोसेस। ये आप जैसे देख रहे हैं, वो 2 लोग बाहर खड़े हुए हैं पीपीई किट पहनकर। वो लोग जो हैं, वो डॉक्टर, पेशेंट जो भी आएगा उसको लेकर रेड जोन में जाएंगे, और रेड जोन में जाने के बाद यहां से डॉक्टर्स जाएंगे अंदर और उन पेशेंट्स से बात करेंगे, उन देखेंगे कि उनका किस तरीके का इलाज करना है। अब तक आपको लिया है एलएनजेपी के आईसीयू में, कोविड-19 अस्पताल का जो आईसीयू है। पहली बार कोई कैमरा यहां पर पहुंचा है। आपको 15 पेशेंट हैं यहां पर जिनका इलाज चल रहा है। किस तरीके से उनका इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स की कितनी परेशानी है, क्योंकि ये जो एरिया है ये हाई वायरल लोड एरिया माना जाता है, जहां पर वायरस का इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि आईसीयू में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। ठीक है, आप बेहतर लग रहा है जी? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। मैं बहुत बुरी हालत में आई थी, तो बहुत अच्छा। मेरा सांस का वो भी नहीं लगा हुआ, ऑक्सीजन। हाँ। कितने दिन पहले आए थे आप यहाँ पे? 15 दिन हो गए। 15 दिन। अभी ठीक लग रहा है आपको? हाँ, अभी ठीक है, बस रिपोर्ट आने का इंतजार है। तो आपने देखा कि किस तरह से एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर दिन और रात कोरोना के इलाज में जुटे हुए हैं और मरीजों को ठीक करके उनके घर भेज रहे हैं। अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। देश के अलग अलग राज्यों ने हालात के हिसाब से गाइडलाइंस तय की हैं, जिनके हिसाब से अब काम भी शुरू हो चुका है। कहीं पर नियमों का ख्याल रखा जा रहा है तो कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। देखिए इस कतार को। लॉकडाउन 3 के दौरान शराब की दुकानों में लंबी लाइनें तो आपने खूब देखी होंगी। अब लॉकडाउन 4 में पान के शौकीनों का हुजूम देखिए। राजकोट की प्रसिद्ध पान की दुकान के बाहर लोग सुबह से पहुंच गए। दुकान खुली नहीं, लेकिन बिक्री के लिए। जोधपुर में सैलून की दुकानों में भीड़ देखने को मिली, जहां सारे एहतियात के साथ काम किया जा रहा है। लोग सारे डिस्पोजल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जो भी क्लाइंट बाहर अपने नोटिस लगा रखा है कि कोई भी क्लाइंट जो बिना मास्क के एंट्री कर रहा है तो उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन को अभी फिलहाल हमने गवर्नमेंट की एडवाइजरी के हिसाब से अभी एंट्री नहीं दी है। और उसके अलावा हम लोग क्लाइंट को आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड करने का बोल रहे हैं, और टोटली हम लोग डिस्पोजेबल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 के लिए राज्यों ने नई गाइडलाइंस क्या जारी की। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर एक बार फिर लंबा जाम लग गया। कारों और दोपहिया वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को लगा कि अब वो आजादी से दिल्ली नोएडा जा सकते हैं, जबकि यूपी में अभी तक दिल्ली से आने वालों के लिए पुराने नियम जारी हैं, जिसके आधार पर आने जाने की इजाजत दी जा रही है। देख सकते हैं कि डीएनडी पे जो गाड़ियां आ रही हैं उनको पुलिस वाले सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दे रहे हैं नोएडा की तरफ जिनके पास अनुमति पास है। इसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा रहा है। इस वक्त पुनीत जी वही गाड़ियां अंदर जा रही हैं जिनके पास वैध पास है, और जिनके पास पास नहीं है उनको हम लोग वापस कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों की दुकानें नोएडा में हैं और दिल्ली में रहते हैं वो लोग भी नहीं आ जा सकते? बिल्कुल नहीं, अगर पास नहीं है तो नहीं आ जा सकते। यूपी के बाजारों को भी नियमों के हिसाब से खोलने का काम शुरू हो गया है। लखनऊ में करीब 55 दिनों बाद कई दुकानों से ताला हटा हो गए हैं। मार्केट कॉम्प्लेक्स आप देखिए, हम लखनऊ के गोमती नगर के इलाके में हैं और यहाँ पर जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उनकी दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। चाहे ड्राई क्लीनर्स हो, हार्डवेयर की दुकानें हो, दवा की दुकानें पहले से खुली हुई हैं, जो स्टेशनरी की दुकानें हैं ये भी खुल रही थी, और धीरे धीरे मार्केट अब खुलने लगा है। रामनगरी अयोध्या में भी दुकानों के शटर खुलने लगे हैं। यहाँ पर ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया गया है। वहीं लगातार नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। इसलिए सभी दुकानदार ध्यान दें, अगर इन शर्तों का पालन नहीं करते आप तो दुकानें बंद कर दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कोरोना से बचाना। आपका पैसा कमाना जरूरी नहीं है, उतने ही सामान दीजिए जितने लोग सारी शर्तों का पालन कर रहे हैं, नहीं तो ना दीजिए। वहीं कोरोना की मार झेल रहे अहमदाबाद के बाजार भी अब खुलने शुरू हो गए हैं, जहां नियमों का खास ध्यान रखा जा रहा है।
यहाँ पे आने वाले हर किसी को सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से वो ख्याल रखे। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से एक पूरा राउंड भी बनाया गया है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको इसी राउंड में खड़े रहना है, मुंह पे मास्क लगाना है। साथ ही यहाँ पे एक डिसइंफेक्शन टनल भी रखी गई है। यहाँ पे डिसइंफेक्शन टनल में होते हुए लोग इस दुकान तक पहुँचेंगे। और बहरहाल जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज तक ब्यूरो। मुंबई में बढ़ते मामलों को देखते हुए क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है। क्या है मुंबई की तैयारी, देखिए कमलेश सुतार की ग्राउंड रिपोर्ट। 21 मार्च को मुंबई में कोरोना का पहला मरीज मिला था। इस मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को पोद्दार अस्पताल में क्वारंटीन किया गया था। अब जिस रफ्तार से मुंबई में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, शहर में आइसोलेशन, क्वारंटीन सेंटर्स और मेकशिफ्ट अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामलों से जूझ रहे मुंबई में अगले 15 दिन में प्रशासन 35,000 बेड के क्वारंटीन सेंटर तैयार कर रहा है। इसके लिए स्कूल से लेकर पार्क तक हर जगह इस्तेमाल की जा रही है। ये धारावी के नजदीक माहिम नेचर पार्क है। यहाँ तितली की 85 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर 600 बेड का क्वारंटीन सेंटर तैयार हो रहा है। माहिम नेचर पार्क का कुछ हिस्सा 600 बेड के क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है और यहाँ पर तैयारियां दिन रात जोरों शोरों से चल रही है। और आप देख सकते हैं कितने बेड्स की तैयारियां यहाँ पर है। और चूंकि बेड्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, इसलिए एक अलग तरीके से बेड भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। एकदम हल्के और मजबूत ऐसे बेड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जो कार्डबोर्ड से बने हुए हैं और काफी मजबूत ये बेड। इसी तरह के बेड अंदर लगाए गए जिस पर गद्दे हो गए और पेशेंट्स के लिए सुविधाएं होगी। चूंकि धारावी में ये क्वारंटीन सेंटर बन रहा है, धारावी में सबसे बड़ी दूसरी समस्या ये थी कि धारावी में पब्लिक टॉयलेट्स का एक इशू सबसे ज्यादा था और इसीलिए यहाँ पर पेशेंट्स के लिए सामने जहाँ पर ये बेड्स की क्वारंटीन सुविधा है, उसके ठीक सामने इस तरह के टॉयलेट्स बनाने का काम भी यहाँ पर दिन रात चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मजदूर यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं इस काम को पूरा करने में। ये जल्द से जल्द तो अभी हमको तो कुछ 4-5 दिन में खत्म करना है। गोरेगांव का नेशनल एग्जीबिशन सेंटर पहले ही क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा चुका है। सर जेजे अस्पताल के पास स्थित रिचर्डसन एंड क्रूरास फैक्ट्री में भी 200 बेड तैयार हो रहे हैं। नेहरू साइंस सेंटर और अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी 100 बेड का इंतजाम किया जा रहा है। महालक्ष्मी रेस कोर्स के पार्किंग लॉट को भी आइसोलेशन फैसिलिटी में तब्दील किया जा रहा है। कोरोना का वायरस गरीब और अमीर के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करता। अब देखिए, यह है मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स का पार्किंग लॉट। किसी जमाने में मुंबई के अमीरों की शानदार गाड़ियां यहाँ पर लगती थी, लेकिन अब इसे 300 बेड के एक आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और आने वाले दिनों में 500 बेड यहाँ पर और ऐड कर दिए जाएंगे। MMRDA ने वुहान की तर्ज पर 1000 बेड वाला मेकशिफ्ट अस्पताल बनाकर बीएमसी को सौंप दिया है, जिसमें 1-2 दिन में मरीजों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। इस मेकशिफ्ट अस्पताल के आधे बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम है। कल बीकेसी में जो उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ था, वो बीकेसी में जो है वो लगभग 1008 बेड है, जिसमें से 50% बेड जो है दैट इज 504 बेड जो है वो ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ किए गए हैं। बीएमसी को कुछ अलग तरह की दिक्कत भी आ रही है। बीएमसी ने सायन के प्रतीक्षा नगर में खाली पड़ी महाड़ा बिल्डिंग को क्वारंटीन और आइसोलेशन फैसिलिटी के लिए लिया है। इससे यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। प्रतीक्षा नगर रोड पे आज भी वो क्वारंटाइन के रिलेटिव रिश्तेदार आज भी यहाँ पे रोड पे आते हैं और पब्लिक को तकलीफ होता है। यहाँ पर पीछे बिल्डिंग के पीछे बाजू से उस तरफ एक वॉल कंपाउंड है, वहाँ से उनको पीछे से पब्लिक जा करके पीछे से खाना वगैरह उनको वहाँ पे बिस्किट का पैकेट वगैरह बिल्डिंग के पीछे से दीवार के ऊपर से फेंक देती है। खुली मैदान में करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ पर टेंट वगैरह बांध करके थोड़ा सा अलग रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी तैयारियों को लेकर कुछ भी दावे करे, पर गरीब मरीज को अस्पताल में बेड मिलने में बहुत परेशानी हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मुंबई में, पुणे में अस्पताल बेड्स का एक डैशबोर्ड तैयार किया जाए, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि किस समय कौन से अस्पताल में बेड उपलब्ध है और अपने पेशेंट को लेकर वो उसी अस्पताल में जाए और उनको घूमना न पड़े, इसकी तुरंत व्यवस्था की जाए।
इन सब के अलावा बीएमसी 350 स्कूलों में भी बेड लगाने की तैयारी कर रही है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।